हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है दिन संडे, डेट 23 जून 2024। तो संडे को हम लोग क्या करते हैं, जो पूरे वीक में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े रहते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बच्चे करते नहीं है तो बाद में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है तो कर नहीं पाते हैं, तो एग्जाम में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको समय निकालकर, जितना पढ़ रहे हो आपको समय निकालकर समय समय पर रिवीजन करते रहना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवीजन क्लास है 23 जून, ओके, 2024 करंट अफेयर रिवीजन क्लास। ओके, तो रिवीजन क्या करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ओके, कब मनाते हैं हम लोग? 17 जून को मनाते हैं। अब इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है वो भी देखते हैं। अब उससे पहले कौन इसको पहली बार अनाउंस किया था और पहली बार कब मनाया गया था? तो यूनाइटेड नेशन, ऐसे जब भी कोई वर्ल्ड डे मनाया जाना होता है तो हमेशा यूनाइटेड नेशन ही क्या करता है, उसको अनाउंस करता है और उसको मनाना स्टार्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन अनाउंस्ड इन 1994 और फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया कब? 1995। जरूरत क्या है? सबसे पहली बात है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? वर्ल्ड डे टू कम्बैट, रोकना डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट। अब आप लोग देख रहे होंगे कि रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है और सूखा ज्यादा पड़ रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ जमीन है, वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसके कारण हो क्या रहा है, फर्टाइल लैंड कम हो जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। कुछ अगर ऐसा होता रहा तो जो उपजाऊ लैंड है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा, परेशानी, भूखमरी आ जाएगी पूरी दुनिया में। तो इसके लिए लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जागरूकता क्रिएट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 1994 में पहली बार अनाउंस किया कि वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके नेक्स्ट ईयर 1995 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया कि लोगों के अंदर जागरूकता है, कुछ ऐसा करें कि जो उनका जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, जो कि रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है, उसको रोका जा सके। क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि भविष्य से बहुत संकट में है, बहुत तेजी से रेगिस्तान बन रहा है, उपजाऊ जमीन जो है रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। और इस साल की जो थीम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? यूनाइट फॉर लैंड। जो थीम है क्या है? थीम 2024 का यूनाइट फॉर लैंड, आवर लिगेसी, आवर फ्यूचर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है आवर फ्यूचर। समझ में आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है पर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर फ्यूचर, गॉट इट? यूनाइट फॉर लैंड, आवर लिगेसी, आवर फ्यूचर, गॉट इट? नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? अभी प्रिक्स वर्सली अवार्ड दिया गया, प्रिक्स वर्सली अवार्ड दिया गया। अब पूछा जा सकता है यह किस फील्ड में दिया जाता है, पहला क्वेश्चन, और किस ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। अगर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं
तो डेफिनेटली कुछ इंडिया से रिलेटेड जरूर होगा, या ये अवार्ड इंडिया को जरूर मिला होगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक न्यूज है, 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या अवार्ड है? प्रिक्स वर्सली अवार्ड। अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? म्यूजियम, म्यूजियम के लिए दिया जाता है। जो अच्छे मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स होते हैं आर्किटेक्चर और डिजाइन के पर्सपेक्टिव में, उसको दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? बाई यूनेस्को, बाई यूनेस्को। यह यूनाइटेड नेशन की क्या है? ब्रांच, यूनेस्को। समझ में आ गया? पक्का। अब ये जो प्रिक्स वर्सली अवार्ड है, जो 7 सबसे ब्यूटीफुल म्यूजियम्स होते हैं वर्ल्ड के, उनको दिया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। हैज बीन गिवन टू 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम। ओके, 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम को दिया गया है। और एक अवार्ड जो है, एक म्यूजियम जो इंडिया का, उसको भी दिया गया है। इसलिए हम इस न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन से म्यूजियम को दिया गया? स्मृति वन अर्थक्वेक, स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, मेमोरियल म्यूजियम। यह एक इंडिया का म्यूजियम है, इसको यह अवार्ड मिला है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम है, वह किस स्टेट में और स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पूछा जा सकता है। तो भुज में है। भुज कहां पर है? गुजरात में, गुजरात में। समझ में आ गया? और इसको 3rd स्पॉट मिला है, मतलब 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम को दिया गया, वर्ल्ड के 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम को दिया गया, इसमें तीसरा स्पॉट इसको मिला है, 3rd प्लेस। 3rd प्लेस किसको मिला है? स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम को। और पहला और दूसरा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला किसको मिला है? पहला है चाइना का एक म्यूजियम है, क्या नाम है उसका? A4 आर्ट म्यूजियम। गॉट इट? और सेकंड जो है इजिप्ट का म्यूजियम, इजिप्ट का ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। गॉट इट? पक्का। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, उसका इतिहास क्या है, किस कारण इसको बनाया गया? आप लोगों को पता होगा 2001 में भुज, गुजरात के भुज में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया। हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है, 6ठी 7वीं में भी पढ़ा है। अब उसके कारण क्या हुआ? बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। उनको उनको सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए जो गुजरात गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बनाया था? स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल। और इट इज वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम इन द इंडिया, इवन इन वर्ल्ड। दैट इज भाई, इसको क्या मिला है? प्रिक्स वर्सली अवार्ड मिला है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़िए, तो आप इस तरीके से ब्रेक करना स्टार्ट करिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, हर गवर्नमेंट एग्जाम में कम से कम 30 to 40% क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर से ही आते हैं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको प्लीज। और ये अवार्ड कब से दिया जाने लगा है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड पहली बार कब दिया गया? 2015 में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन। समुद्र की गहराई में जाकर समुद्र
उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन से खनिज हैं, ओके, उसके बारे में पता करना और उसको वहां से एक्सप्लोर करना और उसको ऊपर लाना और इंडिया में यूज करना, इस सब के लिए ही तो ये डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्रयान मिशन। और जो ये यान लॉन्च किया गया उसको क्या बोलते हैं, मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। और पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। और इस पे काम फर्स्ट पहली बार 2018 में शुरू हुआ, 2018 में। और इसका जो कॉस्ट है, पैसा कितना लगने वाला है, 4077 करोड़ रुपीस। समझ में आ गया, पक्का? तो इंडिया जो है वर्ल्ड का छठा कंट्री बन गया, 6th कंट्री बन गया जो डीप ओशन मिशन लॉन्च करने वाला है। पहला कंट्री कौन है? ऑब्वियस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा, ये भी ऑब्वियस है, रसिया। तीसरा फ्रांस, जापान, और पांचवा चाइना, और जो छठा है वह बन गया हमारा प्यारा भारत देश, इंडिया। और एक पक्का तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि है मिशन कौन सा है, डीप ओशन मिशन। आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता दिया कि जो मिनरल्स है और कितने फीट तक जाएगा, कितने मीटर तक जाएगा, 6000, नाम ही देखिए 6000, इसका मतलब क्या है, 6000 मीटर तक जाएगा गहराई में, समुद्र के 6000 मीटर तक गहराई में जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर गहराई में जाएगा। और उसके बाद वहां पे जो जो मिनरल्स हैं, उसके बारे में पता करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, किस तरीके से उस मिनरल को वहां से निकाला जाए और इंडिया में यूज किया जा सके। जैसे कोबाल्ट है, निकल है, ये सब जो मिनरल्स वहां पाए जाते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जितना वहां पे मिनरल्स है, अगर उसका 10% भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, केवल 10% एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हमारा अगले 100 साल के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, वह कंप्लीट हो जाएगा। अब इतने ज्यादा अमाउंट में वहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसमें जो पायलट होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्रू मेंबर्स जो होंगे, 2 पायलट एक साथ जा सकते हैं। और यह मैन्ड मिशन है, जैसे होता है ना स्पेस में जा रहा है गगनयान, वो भी मैन्ड मिशन है, इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है, जिसमें आदमी बैठ के जाएंगे, मतलब पर्सन बैठ जाएंगे, आदमी या और कोई भी बैठ के जा सकता है, ह्यूमन मिशन। ठीक उसी तरीके से यह भी क्या है, ह्यूमन मिशन, जिसका नाम क्या है, समुद्रयान या मत्स्य 6000। तो नोट डाउन कर लीजिए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इस पर कॉस्ट कितना लग रहा है। लॉन्च जल्दी होगा तो फिर न्यूज आएगा, तो फिर हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो और अच्छे से डिस्कस हम लोग करेंगे। समझ में आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका नाम क्या है, जेमिनी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किस लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? अब देखिए कंपनी का नाम हम नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि किस कंपनी, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कमेंट कर दीजिएगा। गूगल ने लॉन्च किया है इन इंडिया। इसका एम क्या है? पहली बात, ये 9 लैंग्वेज में काम करता है, 9 लैंग्वेज के लिए लॉन्च किया गया है। कौन कौन सा? 9 लैंग्वेज। बहुत लोग को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, मान लीजिए, उनको गुजराती आती है, उनको मराठी आती है, उनको बंगाली आती है, उनको मलयाली आती है, उनको कन्नड़ा आता है, उनको तेलुगु आता है, उनको तमिल आता है, अच्छे से आता है। और उस लैंग्वेज में वो सर्च करना चाहते हैं, कुछ फाइंड करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी की सहायता से वो कर सकते हैं।
सब इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कौन कौन से लैंग्वेज में लॉन्च किया जा रहा है, ध्यान दीजिए। हिंदी में भी है, मराठी में भी है, गुजराती में भी है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, उर्दू में भी है, ओके, उर्दू में भी है, और हमारा कन्नड़ा में भी है, बंगाली में भी है। कितने हो गए? और एक और लैंग्वेज है मलयाली, मराठी हो गया और मलयाली। गॉट इट? इतने 9 लैंग्वेज में। तो क्या होगा, ऐसे लोगों को जिनको अदर लैंग्वेज नहीं आती है, मान लीजिए हुआ बहुत अच्छा उनको मलयाली आती है और मलयाली में सब कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो मलयाली लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अपने स्कूल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी लॉन्च किया। समझा क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कंपनी, ओके। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने लैंग्वेज में लॉन्च किया गया, और लैंग्वेज 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा लैंग्वेज में क्या लॉन्च किया गया, ये भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ा, मलयाली, उर्दू, इन सब में लॉन्च किया गया। समझ में आ गया? इंडिया नेक्स्ट है, इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब हम नाम नहीं बता रहे, कहाँ हुआ, अब नाम बता रहे हैं, न्यू दिल्ली में। तो आंसर जानने से पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कर दीजिएगा। तो इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म मिशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है इंडियन ओशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, रिम एसोसिएशन। यह पर्टिकुलरली एक ग्रुप है 23 मेंबर्स का। कौन से मेंबर का? जो इंडियन ओशन में है, 23 मेंबर कंट्री हैं जो इंडियन ओशन में, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, इंडियन ओशन में होते हैं। तो इन्होंने एक क्या बनाया है, ग्रुप बनाया जिसका नाम दे दिया गया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। किस लिए? कि इस जो ग्रुप है 23 मेंबर्स का, उसके अंदर क्या बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े। समझ आ गया? रीजनल जो कोऑपरेशन उनके अंदर बढ़े, लोग एक दूसरे की मदद कर सके। समझ आ गया? यह इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य। कब बनाया गया था? 1997 में बनाया गया था। इसको पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। 1997 में बनाया गया था। करंटली किस कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी है? तो करंटली जो इसकी प्रेसिडेंसी है, श्रीलंका के पास, श्रीलंका के पास है 2023 से लेकर 25 तक। फिर उसके बाद 2025 से लेकर 2027 तक इंडिया के पास आने। समझ में आ गया? ये भी पूछा जा सकता है किसके पास प्रेसिडेंसी है और नेक्स्ट टाइम इंडिया कब इसको हेड करेगा। अभी जो इंडिया IOR क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है, ये क्या है, इससे क्या होगा, नाम ही समझ में आ जा रहा है आपको। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा क्या होगा, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना इन मेंबर कंट्री में, और उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है उसमें बढ़ावा देना। प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन मेंबर कंट्री, मेंबर कंट्रीज एंड उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं। और क्या, और जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसके थ्रू और क्या क्या किया जा सकता है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटीज, जो इंडियन ओशन में सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा देना, सेफ्टी, मतलब लोगों के जो कंट्री है उसको सेफ्टी देना, और प्लस अगर कोई डिजास्टर्स आते हैं, कोई नेचुरल आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर्स आती है, उसमें एक दूसरे की मदद करना। यह इस जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है
इसका यह उद्देश्य है। समझ में आ गया? यह इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका गोल है। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी जो है अभी श्रीलंका के पास है, और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी है वह इंडिया के पास आने वाली है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर साल बदलती रहती है, तो हर दूसरे साल पे 2-2 साल के लिए प्रेसिडेंसी लोगों को मिलती है। नेक्स्ट है अपुलिया समिट, किससे रिलेटेड है? अपुलिया समिट, कोशिश करिएगा आप लोग आंसर देने का। अपुलिया समिट किससे रिलेटेड है? अगर 4 ऑप्शन दे दिया, G20, G7, ओके, इस तरीके से दे दिया जाए, अगर आप पढ़े हैं तो कर लेंगे। ये G7 समिट से रिलेटेड, G7 समिट से रिलेटेड। और G7 समिट कहाँ हुआ था? अभी इटली में, 13 जून से 15 जून तक। और जो अपुलिया है, यहीं पर G7 समिट हुआ था। अपुलिया एक शहर है इटली का, तो इसमें हुआ था, इसलिए अपुलिया समिट भी इसको कहा जाता है। और एक कौन सा समिट था यह? 50वां समिट, 50th G7 समिट था यह, ध्यान दीजिएगा। और जब 50th हो या 75th हो या 25th हो या फर्स्ट हो या 100th हो, कोई भी समिट, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। समझ में आ गया? और पहली बार कब हुआ था? 1975 में फर्स्ट समिट हुआ था, 1975। और इस G7 समिट का मतलब क्या है? वर्ल्ड के जो 7 मोस्ट डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वह एक साथ आते हैं और वर्ल्ड के इकोनॉमी में जो जो भी प्रॉब्लम होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो 1970 के समय प्रॉब्लम फेस किया था पूरा वर्ल्ड, वो अब फेस ना करे। अब उसके साथ साथ अब बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म पे का अब तो एक, पहले क्या था, ये फोरम जिसपे केवल इकोनॉमिक के डिस्कस होता था। अब एक प्लेटफॉर्म हो गया जो हर प्रकार की चीजों पर डिस्कस करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज पे डिस्कस किया जाता है। इस बार भी ये हुआ। अगर ऐसा समिट होता है, अगर आपको पता नहीं है इसका एजेंडा क्या है, गोल क्या है, तो आप लिख सकते हो क्या, किस लिए किया गया होगा? सिंपल सी बात है, वर्ल्ड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया गया होगा। वर्ल्ड के इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है सबको पता है, जो इकोनॉमी है स्लो डाउन हो रही है, और इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ रहा है, और ट्रेड का कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। और क्लाइमेट चेंज की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी समिट में। तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कार्बन एमिशन को किस तरीके से कम किया जाए, और जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जो पारंपरिक एनर्जी है, जो हम लोग जैसे कोयला से एनर्जी निकालते हैं या गैस से एनर्जी निकालते हैं, उसको किस तरीके से वहां से ट्रांसफर करके हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, इसके बारे में बात हो रहा है। मतलब अगले 1 साल के लिए एजेंडा सेट कर दिया गया। पक्का समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कितनी बार इंडिया को G7 समिट में अब तक बुलाया जा चुका है? 11 बार। ओके, और लास्ट 5 साल में लगातार 5 बार बुलाया जा चुका है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बुलाया जा सकता है? आप सोचिए ना, जो G7 कंट्री है उनकी जीडीपी मतलब एकदम खत्म होती चली जा रही है, बहुत तेजी से स्लो डाउन हो रही है, और हमारी जीडीपी जो है 8% से ग्रोथ कर रही है। तो डेफिनेटली उनको दिख रहा है भविष्य इंडिया के पास ही है, इसलिए बार बार उनको बुलाया। समझ में आ गया? इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपुलिया समिट या G7 समिट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, अभी जो मार्स है, मार्स के इक्वेटर पर, ओके, मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा पर आइस के क्रिस्टल पाए गए, मतलब बर्फ पाया गया। तो पूछा जा सकता है किस स्पेस एजेंसी ने इसकी खोज की है और किस मिशन के थ्रू खोज की है? तो ध्यान दीजिएगा, आइस क्रिस्टल पाया गया है। ओके, देखिए क्या है, आइस क्रिस्टल फाउंड ऑन द इक्वेटर ऑफ मार्स।
बाय विच स्पेस एजेंसी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। गॉट इट? अब यूरोपियन मतलब कोई कंट्री नहीं है, बहुत सारे कंट्री का समूह है, 27 कंट्री है। समझ में आ गया? और किस मिशन के थ्रू, कौन सा मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था कि वह मिशन जो है, वह रॉकेट जो है, वह फाइंड किया कि हाँ इक्वेटर, मार्स के इक्वेटर पर बर्फ है। मार्स के पोल पे तो ऑलरेडी फाइंड कर चुका, किया जा चुका है कि हाँ बर्फ का गोला वहां पर है, आइस क्रिस्टल है। और पहली बार इक्वेटर पर फाइंड किया गया, तो किस मिशन के द्वारा? एक्सो मार्स मिशन एंड एक्सो एक्सप्रेस मिशन। इस मिशन के थ्रू मिशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सो मार्स और एक्सो एक्सप्रेस मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आइस क्रिस्टल फाइंड किया है किस प्लैनेट पर? मार्स पर। और मार्स के किस पोजीशन पे? इक्वेटर पर। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको अपने सोचने का जो डायमेंशन है उसको तो बदलना है, बढ़ाना ही पड़ेगा। बदलना मतलब बढ़ाना ही पड़ेगा। ये 7th न्यूज था, 8th नहीं था, 7th था लास्ट वाला। अब 8th है, इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल एयर एक्सरसाइज। उसका नाम क्या है? पूछा जा सकता है। इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल एयर एक्सरसाइज। इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल एयर एक्सरसाइज पहला है। ध्यान दीजिएगा, हम ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं। का नाम क्या है? तरंग, तरंग शक्ति। का नाम क्या है? तरंग शक्ति। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है तरंग शक्ति क्या है? तो तरंग शक्ति क्या है? एयर एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल, मल्टी मॉडल या मल्टीनेशनल, सॉरी, मल्टीनेशनल मतलब एक से अधिक कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो 10 कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले, 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। और ये स्टार्ट होगा अगस्त में, अगस्त में स्टार्ट होगा यह। और यह दो दो पार्ट में होगा, दो फेज में होगा। एक होगा साउदर्न इंडिया में, एक होगा वेस्टर्न इंडिया में। ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट फेज जो है और सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में जो होगा साउदर्न इंडिया में, और सेकेंड फेज वेस्टर्न इंडिया में, मतलब राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये सब। पक्का समझ में आ गया 100%? और यह, अब ये सब जो एक्सरसाइज होते हैं, एक इससे उसका उद्देश्य क्या है, इससे फायदा क्या है, आप समझिए। पहली बात, इस एक्सरसाइज में कौन आएगा? जो इंडिया का मित्र देश है वो आएगा, जिसके साथ इंडिया का एयरफोर्स एक्सरसाइज करता रहता है, वो आएंगे। तो क्या होगा इससे? अब इंडिया की जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वो क्या करेंगे? अगर किसी कंट्री के पास अच्छी टेक्निक्स है उसको सीखेंगे, और वो भी देश हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उससे सीखेंगे। उसके साथ साथ अगर किसी देश की जो एयरक्राफ्ट है, अगर इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को पसंद आ गया, तो उस पर क्या होगा? उस पर बात चलेगी कि इंडिया उसको खरीदे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके और उसको इंडिया में बनाया जा सके। ये सब उद्देश्य, ये सब फायदे होते हैं जब मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है। और साथ ही साथ दुश्मन देश को दिखाया भी जाता है कि हम लोग एक्सरसाइज करें, हमारी जो इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, वह प्रैक्टिस में है कंटिन्यूअसली। तो मतलब भूल मत करना अटैक करने का। समझ में आया? इसलिए किया जाता है। और ये तरंग शक्ति है, यह कहाँ से प्रेरित है? हम लोग को पता है कि रेड फ्लैग एक्सरसाइज कराता है कौन? अमेरिकन एयरफोर्स। वो भी क्या है? मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। तो उसी पर आधारित है, इंडिया करा रहा है
तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज। समझ में आ गया? पूछ सकता है, रेड फ्लैग एक्सरसाइज पर आधारित है। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था यार, रेड फ्लैग एयर एक्सरसाइज, कुछ दिन पहले हुआ था, इंडिया भी इसमें गया। समझ में आया? कौन कराता है इसको? अमेरिकन एयरफोर्स। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके प्लीज। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट या एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? एनर्जी से रिलेटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 120 कंट्री के लिए यह रिलीज किया गया इंडेक्स, जिसमें इंडिया का जो पोजीशन है 63rd है। आउट ऑफ 120 कंट्री इंडिया का जो पोजीशन है वो 63वां पोजीशन है। लास्ट ईयर 2024 की बता रहा हूं, और जो लास्ट ईयर जो इंडिया का पोजीशन था वो कितना था? 67 था। इसका मतलब जो इंडिया के पोजीशन में सुधार आया है। इसका मतलब क्या है? इंडिया जो है एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अच्छा काम किया। अब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? कंट्री पहले कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर चल रही थी। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का मतलब होता है पारंपरिक ऊर्जा पर काम कर रही थी। जैसे कोयला से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उस पर काम कर रही थी। वो क्या करते हैं? ऑयल पे जो एनर्जी, ऑयल से जो एनर्जी निकलता है उस पर काम कर रही थी। इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। अब इससे क्या कर रहा है? वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने एनर्जी स्रोत को कहां पर? जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, जो क्लीन एनर्जी होते हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा होती है उस पर, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, ओके, इन सब पर करती है। समझ में आ गया? इसी बेस्ड पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालता है कि कौन सा कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कन्वेंशनल से रिन्यूएबल की तरफ, कन्वेंशनल से क्लीन एनर्जी की तरफ। इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा कंट्री है उसका नाम क्या है? स्वीडन है, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड है, फिनलैंड है। और लास्ट पूछा जा सकता है कि लास्ट कंट्री कौन है? लास्ट कंट्री आपका है कॉन्गो। ये अफ्रीकन कंट्री है। पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन है इनका। अब इंडिया का जो पोजीशन है उसमें सुधार आया, कुछ तो कारण होगा। हाँ, जो क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया उसमें बहुत ही बेहतर काम किया, इसलिए उसमें सुधार आया। और इंडिया के पास कितनी कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड? वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इंडिया क्या कर सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आ गया? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने बेहतर काम किया है, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बहुत अच्छा काम किया। ओके, डन, वेरी वेल, ऑलराइट, पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। और लास्ट न्यूज का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? अकॉर्डिंग टू सिप्री, सिप्री क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। जो सिप्री है वह रिपोर्ट जारी करता है बम से रिलेटेड, न्यूक्लियर बम से रिलेटेड, आर्म से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड, कि कितना ज्यादा ट्रेड हो रहा है, कौन कौन सा बम जो है उसको खत्म किया जा रहा है, कौन कितना बम बना रहा है, कौन कितना न्यूक्लियर बम बना रहा है, उससे रिलेटेड यह रिपोर्ट जारी करता है। कौन? सिप्री। ओके, सिप्री है क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्वीडन का इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक एक तरीके से बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू सिप्री, अकॉर्डिंग टू सिप्री, सिप्री क्या है? फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह स्वीडन का थिंक टैंक है। स्वीडन कंट्री है ना, उसका थिंक टैंक। ये करती क्या है वही बताए हुए हैं आपको। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने न्यूक्लियर बम से रिलेटेड डेटा निकाला है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास न्यूक्लियर बम है, तो देख लेते हैं एक सीक्वेंस। रसिया। रसिया के पास कितना है? 5584 न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम की बात हो रही है। ओके, रसिया के बाद कौन हो सकता है? अमेरिका। अमेरिका के पास कितना है? 5044। फिर उसके बाद चाइना है। चाइना के पास कितना? 500। फिर फ्रांस है। फ्रांस के पास कितना है? 290। फिर ब्रिटेन है। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड है, कितना है? 225 है। फिर अपना प्यारा देश इंडिया है, 172 है। फिर पाकिस्तान है जिसके पास 170 है। फिर इजराइल है 90। फिर नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 50। नॉर्थ कोरिया एनके। अब देखिए, न्यूक्लियर बम बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग कहोगे कि इंडिया के पास 172 है, इंडिया और ज्यादा बना सकता है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, न्यूक्लियर बम जब आप बनाते हो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो बनाकर फायदा क्या है? अगर किसी कंट्री पे 4 न्यूक्लियर बम गिर गए तो खत्म पूरा। तो 172 है, उसको एक्टिव स्टेट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंडिया के पास जो न्यूक्लियर बम है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। समझना क्या? पक्का? पाकिस्तान के पास जो 170 न्यूक्लियर बम है उसमें से आधा से ज्यादा क्या है? इनएक्टिव है, काम ही नहीं करता है। और काम भी करता है तो दूसरे के पैसे पे काम करता है। समझना क्या? और सबसे ज्यादा किसके पास है? रसिया के पास। और क्या क्या बताता है यह सिपरी कि कौन सा आर्म्स आर्म्स जो है या वेपन्स जो है उसको नष्ट किया गया है। तो कौन सी कंट्री जो सबसे ज्यादा ट्रेड करती है? हाँ, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला कंट्री कौन है? जो आर्म्स का वेपन्स सबसे ज्यादा कौन इंपोर्ट करता है? इंडिया करता है। दूसरे देश से सबसे ज्यादा इंपोर्ट वेपन्स कौन करता है? इंडिया करता है। कहां से सबसे ज्यादा करता है? रसिया से करता है। रसिया के बाद कहां से करता है? फ्रांस से करता है। फ्रांस के बाद कहां से करता है? अमेरिका से करता है। आप समझिए, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा कंट्री है जो कि इंपोर्ट करता है वेपन्स को? सऊदी अरेबिया। समझ में आ गया? पहले सऊदी अरेबिया था, अब इंडिया हो गई। इंडिया बहुत ज्यादा वेपन्स खरीद रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ खरीद रहा है। ओके, समझ में आ गया? हम लोगों का रिवीजन हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं उसको देख लीजिएगा आप लोग। और जाने से पहले ये रिवीजन क्लास अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज इतने अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।